for the day. Myself, Professor Nivya Mehta, a faculty at Navkar Institute as well as Navkar Digital Institute. And I welcome you all to this amazing platform for an expert chat show with Professor Amit Dungrani, sir, the expert of stats, maths, and logical reasoning. Welcome, Amit, sir. We both are here to discuss about the most enlarging subject of strategic management at CA intermediate level. आज हम डिस्कस करेंगे what is strategic management, what are the strategies to study that subject, how can you score good in that subject, and what are the do's and the don'ts for that particular subject. So over to Amit sir. Yes, Amit sir. Yeah, I'm welcoming all of you on this talk show. And today, as ma'am said, we are going to discuss about few of the important areas which you need to consider when you are preparing about the strategic management subject. तो जैसे बात की जाए बेसिकली, तो सबसे पहला सवाल नॉर्मल स्टूडेंट्स को जो दिमाग में रहता है, इट इज ऑल अबाउट किस सब्जेक्ट का, किस चैप्टर का कितना वेटेज है. तो एज फार एज नॉर्मल वेटेज इज कंसर्न, पूरा EIS SM सब्जेक्ट है जो 100 मार्क्स का होता है. आउट ऑफ दैट 50 मार्क्स इज फॉर द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. वो 50 मार्क्स में भी एक ब्लेसिंग है स्टूडेंट के लिए कि 30% मतलब 50 मार्क्स का 15 मार्क्स का 15 मार्क्स के आपके MCQ रहेंगे, और बाकी का जो रहा इट इज गोइंग टू बी अ डिस्क्रिप्टिव. एंड टोटल देयर आर 8 चैप्टर्स व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. टोटल 8 चैप्टर है मैम. 8 चैप्टर जो है उन सबका वेटेज जो है वो अलग अलग रहता है. जैसे हमने पास्ट पेपर का एनालिसिस किया है ऊपर, उसके बेसिस पे वी कैन से दैट कि सबका वेटेज अलग अलग रहता है. तो कैन यू प्लीज इन्फॉर्म स्टूडेंट दैट कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है एंड व्हिच आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स व्हिच दे नीड टू फोकस. Yes, sir. First of all, the students need to understand that in those 8 chapters, all of the 8 chapters are important, but they need to pay specific attention to 3 chapters. That is chapter number 2, which is dynamics of strategic management along with all the competitive strategies. Then is chapter number 6. And then is chapter number 8, which has TQM, benchmarking, etc. ये 3 chapters जो हैं ये A category के chapters हैं जिनका weightage सबसे ज्यादा है, और 10 से 15 मार्क के क्वेश्चंस इसी एक चैप्टर में से इसी 3 चैप्टर में से पूछे जाते हैं. इसके अलावा जो चैप्टर्स हैं all of them are important, but then थोड़ा सा उनका जो लेवल है वो इजी है as compared to चैप्टर नंबर 2, 6 and 8. तो जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 2nd चैप्टर, 6th चैप्टर और 8th चैप्टर के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस देना है. और सर ये तीनों चैप्टर्स वैसे भी बहुत ज्यादा लेंथी हैं as they contain more of diagrams also, charts also and tables also. So they have to focus on these 3 chapters. इसके अलावा all the chapters जो बचे हुए जैसे 1st हो गया, 3rd हो गया, 4th and 7th, ये chapters थोड़े से mild है और easily students निकाल लेते हैं. So these are the weightage. Okay, so according to you, ma'am, most important information for the student. Normal student क्या करते हैं कि कोई एक या 2 चैप्टर छोड़ देते हैं. तो ये तो पहली चीज तो छोड़ना ही नहीं है, और अगर कोई चैप्टर आपका इतना अच्छा नहीं हुआ है तो वो इतना अच्छा नहीं वाले में 2nd, 6th and 8th नहीं होना चाहिए. 2nd, 6th and 8th आपको परफेक्टली कर लेना है. अगर 2nd, 6th, 8th आपने परफेक्टली कर लिया तो आउट ऑफ 50 मार्क्स इट इज रियली इजी टू अटेम्प्ट फॉर 22 मार्क्स का, आई गेस है ना, 20-22 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, 22 मार्क्स का आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो. अच्छा, अनदर इम्पोर्टेंट थिंग मैम, लोगों को जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है इज अबाउट द MCQ. इनको हमेशा यही रहता है कि भाई MCQ का क्या किया जाए, MCQ याद किए जाए, MCQ कहाँ से करने हैं. तो प्लीज ऑल्सो गाइड देम अबाउट द MCQ के MCQ के बारे में कैसे, हाउ टू प्रिपेयर फॉर. सर MCQ करने के लिए सिंस दे आर ऑलरेडी CA और CPT या फिर CA फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, तो उन्हें अच्छे से ये पता है कि MCQ करने के लिए इनको पूरा स्टडी मटेरियल अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज ICAI इज वेरी पॉजेसिव अबाउट द स्टडी मटेरियल. उनके अकॉर्डिंगली अगर किसी स्टूडेंट ने पूरा स्टडी मटेरियल एक एक लाइन उसका पढ़ा है तो वो MCQ वहीं से उठाकर पूछेंगे. डायरेक्ट भी हो सकते हैं सर और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, बट दे नीड टू फोकस ऑन 2 थिंग्स. सबसे पहले दे आर नॉट सपोज to leave any line from the study material, and दूसरा conceptual clarity. अगर उनका concept clear है तो trust me strategic management जैसा subject उनको नहीं आएगा. If they know the basics of retrenchment, liquidity या फिर stability, उन्होंने एक बार समझ लिया कि stability क्या है तो कहीं से भी कुछ भी stability का question आएगा वो ये समझ पाएंगे. आप तो QA पढ़ाते हो, differentiation पढ़ाते हो, integration king हो, तो आपको अच्छे से पता होगा कि differentiation integration से बच्चे डरते हैं, बट एक बार जो आपसे पढ़ ले
उसको ये समझ में आ जाता है कि अगर सर ने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया मतलब अब मैं कोई भी सम सॉल्व कर सकता हूँ. सेम इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सर. दे नीड टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स मोर rather than mugging it up or rectifying it. Right. So, ma'am, exactly. I also have a same point of view कि if you are thinking about the MCQs, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए. देखो MCQ अगर क्लियर करना है तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, स्टूडेंट के नॉर्मली डाउट्स होते हैं कि भाई प्रिपेयर कैसे किया जाए. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट अगर मेरे को प्रिपेयर करना है, थियरी सब्जेक्ट है, इंग्लिश के वर्ड्स है, बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं एज फार एज EIS SM इज कंसर्न. क्योंकि जहां तक मैं मानता हूँ इन द सेकंड ग्रुप EIS SM एंड ऑडिट आर द पेन एरिया फॉर द स्टूडेंट. तो और EIS SM में भी इन लोगों को लगता है कि EIS इज इन अ ग्रीक लैंग्वेज एंड SM इज इन अ लैटिन लैंग्वेज, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट जो है और जिस हिसाब से लिखा गया है इंग्लिश में, इनको लगता है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज है. तो इफ यू वांट टू सजेस्ट अ पर्टिकुलर वे कि इसको ये सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाए, तो व्हाट यू थिंक व्हिच इज द राइट वे टू गो अहेड फॉर द प्रिपरेशन? सर जैसे भी आपने एक्सप्लेन किया, उनको स्टडी मटेरियल पूरा एक बार रेफर करना है. सेकंड व्हाट दे नीड टू डू इज दे नीड टू एक्चुअली राइट देयर ओन नोट्स. इनको कोई भी आंसर को अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखना है, उसके लिए इनको एटलीस्ट राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में. जैसे फॉर एग्जांपल अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा व्हाट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, अच्छा इनको पता है कि TQM होता क्या है, कि भाई अटमोस्ट क्वालिटी मेंटेन करना है, बट उसको लिखते वक्त आप मानोगे नहीं, कोई भी स्टूडेंट को पूरा कॉन्सेप्ट आता है बट लिखते वक्त सिर्फ 2 या 3 ही लाइंस ये लोग लिख पाते हैं. सो व्हाट दे नीड टू डू इज they need to identify the keywords and then they need to write those keywords somewhere कि एग्जाम में जब TQM का क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये सारे वर्ड्स उसके अंदर लिखने हैं और उनको हाईलाइट करने हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन ऑल्सो मैटर्स. सो दैट इज द सेकंड पॉइंट. पहला पॉइंट हो गया पूरा स्टडी मटेरियल ले लो. सेकंड हो गया कि आप सबसे पहले थोड़े से समरीज बनाओ, नोट्स बनाओ. थर्ड हो गया कि आप कीवर्ड्स को याद करो. अच्छा, आई वांटेड टू आस्क फ्रॉम यू सर, क्या डायग्राम्स में मार्क्स मिलते हैं? अगर मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में डायग्राम्स बनाऊं, सो विल आई स्कोर गुड मार्क्स? गुड मैम. अभी आपने जैसे बताया कि प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में देखो दो चीजें, एक होता है जो बुक में डायग्राम दिए है वो, दूसरा प्रेजेंटेशन के लिए जो डायग्राम होते हैं. बुक वाले डायग्राम तो कंपलसरी है, अगर वो नहीं होंगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे. हम जो डायग्राम की बात कर रहे हैं, those are the diagram for the presentation, कि आपका प्रेजेंटेशन बढ़िया हो, उस चक्कर में आपको एक एज मिल जाए कंपेयर टू अदर स्टूडेंट. जैसे आई एम गिविंग यू सिंपल एग्जांपल कि कोई स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हिच आर द लिमिटेशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट की 4 लिमिटेशन है. तो स्टूडेंट अगर उसको डायग्राम बना के लिखेगा, ऊपर लिखेगा SM का लिमिटेशन, फिर ऐसा 4 हायरार्की टाइप का बना के नीचे 4 बॉक्स बना के उसमें लिख देगा. यू आर नॉट सपोज टू मेक इट ब्यूटीफुल, एकदम परफेक्ट, बट हाँ थोड़ा सा डायग्राम और उसके बाद नीचे डिटेल में 2-2, 4-4 लाइन उसकी लिख देगा. तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंटेशन इज गोइंग टू बी बेटर. एज यू सीड दैट कि प्रेजेंटेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आई एम कंप्लीटली अग्री अपॉन दैट कि प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होगा ना तो मार्क्स मिलेंगे. पेपर देखने वाले को, पेपर आपका देख के दैट पर्सन शुड फॉल इन लव विथ योर राइटिंग. आपने क्या लिखा है वो बात की बात है, पहले आपने किस तरीके से लिखा है ना वो इम्पोर्टेंट है. अपने देखते काफी स्टूडेंट का नॉलेज बहुत अच्छा होता है, दे हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, बट जिस हिसाब से लिखते हैं ना, पेपर देख के मन नहीं करता. और कभी कभी अगर पढ़ने की कोशिश करें ना तो हमें इतना कंफ्यूजन होता है कि क्या कहना क्या चाहते, लिखना क्या चाहते. तो इट शुड बी प्रॉपर स्पेसिंग. गंदगी नहीं होनी चाहिए पेपर में, एंड मैक्सिमम डायग्राम बनाने. दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग. अच्छा, अनदर, आप कहना चाहते हो दैट द पेपर शुड लुक लाइक एन आई कैंडी, दैट इट शुड बी सो टेम्पटिंग दैट द examiner feels happy that ये पेपर खत्म क्यों है. It should go on and on and on. Yes. It should look better. और दूसरा, information, it should look better में most important thing is that कि overdose of information नहीं होना चाहिए. जब भी कोई भी सवाल पूछा जाता है तो it should be to the point. You are not supposed to add additional material, additional चीज, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि भाई आपको जो सवाल पूछा है फोकस्ड उसी पे रहना है, उसके सिवा एडिशनल चीजें लिखनी नहीं है. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, आप जो स्टूडेंट को नॉर्मली जानना होता है मैम, कि अगर एग्जाम में कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो उसको किस मेथड में लिखा जाए, किस पॉइंट पे लिखा जाए, पॉइंट में लिखा जाए, पैरा पॉइंट में लिखा जाए, आगे इंट्रोडक्शन कैसे करना है, डायरेक्टली स्टार्ट करना है आंसर, क्या एग्जैक्टली किस टाइप से लिखना है, दैट गाइडेंस विल हेल्प देम अ लॉट मैम. Yes sir. सर सबसे पहले अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है तो व्हाट वी सजेस्ट टू देम इज एवरी क्वेश्चन शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. सबसे पहला पार्ट होना चाहिए उनका इंट्रोडक्शन का,
इंट्रोडक्शन इज द बेसिक. जैसे आपको पूछा कि स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव. अब आपको इसके ऊपर कमेंट करना है, इट्स अ कमेंट क्वेश्चन. तो आप ना यस लिखोगे ना नो लिखोगे, आपको सिर्फ इसके ऊपर अपनी ओपिनियन देने. तो आप सबसे पहले एग्जामिनर को ये समझाओगे कि स्ट्रैटेजी होती क्या है. तो यू नीड टू हैव अ introduction in just 1 or 2 lines that strategy is nothing but a plan of action which is made by a company in order to compete in the market. That is a strategy. उसके बाद आप एक्सप्लेन करोगे अपना जो मेन आपका पार्ट है कि वो पार्टली प्रोएक्टिव है या पार्टली रिएक्टिव कैसी है. और आप एंड में एक छोटा सा कंक्लूजन दोगे दैट yes, strategy is partly proactive and partly reactive and every company should always plan 2 kinds of strategy. One जहां पर वो react करिए और दूसरा जहां पर वो proactive हो. तो every descriptive answer should be divided into 3 parts: introduction, the main answer and the conclusion. But that doesn't mean that you go on and on और आप 3-4 पेजेस भर दो. You should stick by the marks जो आपको पूछे. 5 मार्क का पूछा है तो आपका आंसर उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए. इट शुड नॉट, यू आर नॉट राइटिंग अ ग्रेजुएशन पेपर, यू आर राइटिंग अ प्रोफेशनल एग्जाम. बीकॉम नहीं लिख रहे हो कि जितने ज्यादा पेजेस होंगे उतने मार्क्स मिलेंगे. नहीं, आप सोच के चलो कि आपको कंटेंट लिखना है, आपको क्वालिटी लिखनी है, आपको क्वांटिटी नहीं लिखनी है. राइट सर? yes ma'am. Another important thing I want to, मतलब you are absolutely right, 3 पार्ट में आंसर लिखना है. It is going to look better. And another important thing which I want to add here is, अब जब भी आंसर स्टूडेंट लिखते हैं ना, तब काफी स्टूडेंट खाली पॉइंट्स लिखते हैं, काफी स्टूडेंट लिखते हैं पैराग्राफ की तरह, और उन्हें होता है कंफ्यूजन कि हम पॉइंट लिखने हैं पैराग्राफ लिखने. गाइस, जिस आंसर में पॉइंट दिए हो ना, उसमें यू कंपल्सरीली हैव टू राइट पॉइंट्स. बट जहां पे पॉइंट नहीं दिए हैं वहां पे क्या करोगे, तो तुम्हें पैरा पॉइंट बनाने. इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि सिंगल लाइन का आपने पॉइंट बना दिया. थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन के साथ 3 या 4 लाइन का कंटेंट होना चाहिए, उस टाइप के पॉइंट बनाने. नहीं तो आपका पेपर जो दिखेगा ना, इट इज नॉट गोइंग टू लुक गुड. और उसमें 1-1 लाइन या 2-2 लाइन के पॉइंट होंगे ना, उसमें ट्रस्ट में क्लियर होगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है, इसीलिए आपने टुकड़े टुकड़े बना के उसमें लिखा हुआ है. सो नो डाउट आपको आपकी लैंग्वेज में लिखना है, बट कॉन्सेप्ट तो बुक का ही होना चाहिए. और जैसा मैम ने बताया, देयर शुड बी अ प्रॉपर कीवर्ड इनटू ईच एंड एवरी आंसर. अगर कीवर्ड नहीं होंगे तो प्रॉब्लम आएगी. अच्छा मैम, अभी इस टाइप का आंसर लिखना है इनको, इसके लिए इन लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना. तो बेस्ट वे आपने जो बताया पहले कि भाई एक बार कॉन्सेप्ट कर लो, एक बार कीवर्ड कर लो, उसके बाद राइटिंग के लिए क्या किया जाए. बिकॉज इफ दे डोंट डू राइटिंग का प्रैक्टिस, तो इट इज गोइंग टू क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम. और हमने देखा है कि बच्चे थियरी सब्जेक्ट खाली पढ़ते हैं, दे डोंट डू एनी प्रैक्टिस ऑफ द राइटिंग. कोई भी राइटिंग की प्रैक्टिस किए बिना डायरेक्टली एग्जाम में जाओगे तो ऑब्वियसली आपको कितना भी आता होगा, आप लिख नहीं पाओगे. तो व्हाट काइंड ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड मैम? सर, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए ICAI हैज गिवन देम सो मेनी ऑप्शंस. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है. ये ऑलमोस्ट सब्जेक्ट जब मैंने मेरा इंटरमीडिएट दिया था सर, तभी भी ये सब्जेक्ट था. तो दे हैव गॉट एम्पल रिसोर्सेज टू प्रैक्टिस. इनके पास में रिविजन टेस्ट पेपर्स हैं, इनके पास में मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं, इनके पास में बहुत सारे पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं जहां से ये लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं. प्लस ICAI के मॉड्यूल के पीछे भी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं. एंड सिंस दे आर नवकाराइज, तो इनको नवकार भी एक्स्ट्रा पेपर्स बनाकर एवरी से प्रीलिम्स वगैरह के तौर पर रिलीज करता है. तो इनको प्रैक्टिस करने के लिए दे हैव गॉट ऑल द रिसोर्सेज. द ओनली थिंग इज देयर विल, कि इनको कितनी प्रैक्टिस करनी है इनको डिसाइड करना है. आई बिलीव एंड यू ऑल्सो बिलीव कि एटलीस्ट एक चैप्टर का इन्होंने 2-2 बार एग्जाम दिया होगा, तभी वो चीज जाके उनके दिमाग में फिट होगी. एग्जैक्टली. अगर एग्जाम मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज है मैम, आपने बताया उस हिसाब से राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो पेपर्स लिखने हैं आपको. और जो अपने नवकार के पेपर है वो कोई भी स्किप नहीं करना है. और जब भी कोई भी चैप्टर खत्म होता है तो बेस्ट वे इज दैट कि MTP RT की पास्ट पेपर में जो भी उस चैप्टर के सवाल है वो आप एक बार लिख के राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए. और राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे ना मैम, तो आपने जो स्ट्रेटेजी दिया ना उनको, इंट्रोडक्शन लिखना है, बॉडी लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, इसका भी क्लैरिटी आ जाएगा. दिमाग में खाली कंटेंट नहीं छपना चाहिए, दिमाग में उसका स्ट्रक्चर भी छपना चाहिए, आंसर किस हिसाब से लिखना है. और सर एक एडवांटेज और होगा लिखने के बाद कि जैसे दे विल एक्चुअली कम टू नो कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है. कई बार स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से पूछा जा सकता है, क्योंकि उनको कंटेंट ही नहीं पता है कि भाई ये फर्स्ट चैप्टर का है कि सेकंड चैप्टर का. तो अनलेस एंड अंटिल दे हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज गिवन वेयर इन द मॉड्यूल, देन ओनली दे विल बी एबल टू आंसर करेक्टली इन द एग्जामिनेशन. दैट इज व्हेयर राइटिंग प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड अ लॉट.
राइट 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 मैम। अभी आजकल क्या होता है, अभी रिसेंट पेपर्स आपने देखे होंगे तो देयर इज अ केस स्टडी केस स्टडी केस स्टडी, हर जगह पे यस लोगों को सर, यस दिमाग में सर। केस स्टडी चलता है। अब ये केस स्टडी जो आईसीएआई जहां तक पूछता है, नॉर्मली देखा जाए ना, तो नॉर्मली जो केस स्टडीज होते हैं ना, बड़े बड़े केस स्टडी 4-5 पेज के और उसके बाद क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे आईसीएआई के केस स्टडीज एसएम में नहीं होते। अपने केस स्टडी थोड़े अलग टाइप के हैं। तो कैन यू प्लीज गाइड स्टूडेंट के हाउ टू अटेम्प्ट द केस स्टडी एंड व्हाट दे नीड टू बी फोकस्ड अबाउट व्हेन दे आर अटेम्प्टिंग और प्रैक्टिसिंग और प्रिपेयरिंग फॉर द केस स्टडी? यस सर। सर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर दो तरह के केस लॉस पूछे जाते हैं। एक होता है फैक्चुअल केस लॉ और दूसरा होता है हाइपोक्रिटिकल केस लॉ। फैक्चुअल केस लॉ एक ऑलरेडी केस हो चुका होगा, उसके ऊपर से उन्होंने केस बनाया, जैसे मौरी बीवी वर्सेस धर्मोदास गांधी, ये केस हुआ था, उसके ऊपर ये केस बना। एक होता है हाइपोक्रिटिकल, जहाँ पे हम खुद ही केस बनाकर एक सिचुएशन देते हैं और उनसे पूछते हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में सारे के सारे सिचुएशन बेस्ड केस लॉज आते हैं। एग्जाम्पल, Amit sir and Nivya madam started a business of textile. Amit sir is such kind of a person who wants to diversify into stationery business and Nivya madam wants to start a ready-made garment business. अब आपको पूछेंगे identify what strategy Amit sir is thinking and what strategy Nivya madam is thinking. अब आपको पहले स्ट्रैटेजी को समझना है कि भाई अमित सर चाह रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन करना और निव्या मैडम चाह रहे हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करना, क्लॉथ बिजनेस से रेडीमेड में जाना। तो इस तरीके के केस लॉ उनको पूछते हैं। तो केस लॉ में भी सर दे हैव टू एक्चुअली राइट द थ्योरेटिकल पार्ट कि भाई कॉन्सेप्ट क्या, उनको उसके ऊपर फोकस करना है। पहले वाले पैराग्राफ में वो जो केस में दे रखा है उसके बारे में लिखेंगे, सेकेंड पैराग्राफ में वो लिखेंगे अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट की डाइवर्सिफिकेशन का क्या होता है या फिर वर्टिकल इंटीग्रेशन या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, एंड लास्ट में आपको लिखना है उसका भी कंक्लूजन। दे डोंट हैव टू गो बाय, हाँ बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लिखना, उनको 1.5 पेजेस मोर देन इनफ इन केस लॉ। ओके मतलब यू वांट टू से दैट कि पहला पैराग्राफ जब स्टार्ट करेंगे तब आपको ये लिखना है कि भाई अमित सर वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस इनटू द stationery and Nivya ma'am want to start business into the this, so it means that this strategy is related to forward integration and this strategy is related to diversification. यहाँ पे स्टार्टिंग में खाली प्रूव करना है कि भाई ये केस के हिसाब से these are the relevant theory और उसके बाद लिखना इन्हें थियरी ही है। सर जैसे आपको ध्यान है, आप मैथ्स में वो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाते हो, उसमें आता है ना गिवन फैक्ट्स देन टू प्रूव, ध्यान है? तो ये भी बस वही है, फैक्ट गिवन फैक्ट्स जो दे रखे और अब आपको प्रूफ क्या करना है कि भाई कौन सा बिजनेस है, उसी तरीके से इनको अपने आंसर्स को फ्रेम करना है। ओके सो प्रिपरेशन के लिए हमने गाइड कर दिया गाइस, ऐसे मैम ने बताया, वैसे एक बार फिर से सम अप मैं कर देता हूँ। प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना है, तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसके बाद आपको मॉड्यूल का एक वर्ड पढ़ लेना है, कॉन्सेप्ट समझ लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको इसके छोटे से नोट्स बना लेने, एंड आफ्टर दैट देयर इज गोइंग टू बी अ कीवर्ड व्हिच यू नीड टू रिमेंबर। एज फार एज एमसीक्यूज आर कंसर्न, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैम ने बताया, 3 चैप्टर, दोज आर द 3 चैप्टर्स के ऑन विच यू नीड टू फोकस। क्यों? क्योंकि उनका वेटेज ज्यादा है और लॉजिक ये बोलता है कि जहां पे वेटेज ज्यादा हो वहां पे आपको स्किप नहीं करना चाहिए। एज फार एज राइटिंग प्रैक्टिस इज कंसर्न, आप लोगों को पेपर्स राइट करने, एंड व्हाट आई सजेस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग अ चैप्टर एटलीस्ट राइट 50% ऑफ द चैप्टर। 50% ऑफ द चैप्टर के सवाल आपको एक बार लिख लेने एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले। जैसे ही नवकार का एग्जाम आता है उससे पहले चैप्टर जब खत्म होता है, बाद में 50% आपको क्वेश्चन लिख लेने, दैट इज गोइंग टू बी अ नेट प्रैक्टिस फॉर यू। एंड केस स्टडीज जैसे मैम ने आपको बताया उस हिसाब से यू नीड टू गो फॉर द केस स्टडीज। I hope, madam, we have given, we have solved all the questions which are there in the mind of the students, and I think if they are going to follow this particular guidance, they will, clear the exam with good marks. We want to add anything as an end note to guide student about the things? Yes, sir. Yes, I would just like to add a few things that the most important is you need to focus on study material. You need to focus on your presentation. You need to focus on your concepts. You need to focus on charts and diagrams. And you need to focus on keywords. Keywords बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इन 5 चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान रखो and keep watching all the videos जो हम अपलोड कर रहे हैं. They are really informative and we hope that आपको ये टॉक शो अच्छा लगे और आप इसको यूटिलाइज करो अपनी स्टडीज के अंदर। और that's it, sir. मुझे बहुत मजा आया आपके साथ टॉक करने में। Same here, ma'am. Same here. I am sure that students are also going to enjoy this and they are going to use it. So yes. Thank you very much for joining us. We'll see you soon once Navka classes will start. Okay. Bye bye. Bye bye.
Bye, sir. Bye. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.